Assalamu alaikum. I am Samra Shaheen. Today we start lecture chapter number 13. चैप्टर नंबर 13 हम लोगों ने जैसा कि कल स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में के बारे में देखा था कि प्लांट्स में रेस्पायरेशन कैसे होती है। प्लांट्स में रेस्पायरेशन स्टोमेटा के थ्रू, लेंटी सेल्स के थ्रू, मेसोफिल सेल्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू होती है। इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स में रेस्पायरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन के ज़रिए, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको वो यूज़ करती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। इसके अलावा आज हम लोगों ने पढ़ना है रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पायरेटरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं उसकी भी स्टडी करनी है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज होना है। गैसेस एक्सचेंज के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज को ज़्यादा इजी बनाएंगी। सबसे पहले सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा गैसेस एक्सचेंज उतनी इजी होगी। तो ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इट शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज एंड केप्ट मॉइस्ट, और ये मॉइस्ट होना चाहिए जैसा कि ये एल्वोलाई में दिखाया गया है। लंग्स में अगर देखा जाए कि पूरा जो सिस्टम होता है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करवाता है गैसेस की। जो गैसेस एक्सचेंज या रेस्पायरेटरी सरफेस इसको बोलते हैं वो है एल्वोलाई। एल्वोलाई में जाके रेस्पायरेशन होनी होती है, गैसेस एक्सचेंज होनी होती है। तो इसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। तो लंग्स मिलियंस की तादाद में एल्वोलाई पे मुश्तमिल होता है। एल्वोलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और एल्वोलाई मॉइस्ट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका मॉइस्ट होगा ताकि इसके अंदर से गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सके। तो रेस्पायरेटरी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है कि सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट। अगर एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को देख लेते हैं तो उसमें लंग्स पाए जाते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं और गैसेस एक्सचेंज ईजी होती हैं। और फिशेस के गिल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाते हैं और गैसेस एक्सचेंज उसमें ईजिली हो जाती हैं। उसके बाद नंबर दूसरी प्रॉपर्टी है थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम थिन होनी चाहिए। जितनी एपिथेलियम थिन होगी उतनी गैसेस एक्सचेंज इजी होगी। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं वो 1 सेल थिक है, सिर्फ 1 सेल या 2 सेल थिक होंगी ताकि गैसेस एक्सचेंज इजी हो सके। सबसे पहले ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं एल्वोलाई। नंबर 2 पे मॉइस्ट होते हैं। नंबर 3 पे इनकी वॉल्स 1 या 2 सेल थिक होती हैं, थिन वॉल होते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एपिथेलियम क्या करती है, ब्लड को और एयर को सेपरेट रखती है। एयर जो कि एल्वोलाई के अंदर मौजूद है और ब्लड कैपिलरीज में होता है। तो एपिथेलियम ने ब्लड और एयर को सेपरेट रखना है, इनको मिक्सअप नहीं करवाना। गैसेस सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए ब्लड में इंटर होंगी। उसके बाद है इट शुड बी 2 सेल थिक, ये 2 सेल थिक होनी चाहिए एल्वोलाई की वॉल्स, उस ताकि डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन कम से कम हो। जैसा कि पिछले डायग्राम में दिखाया गया है, इसकी वॉल्स 1 सेल थिक होंगी। गैसेस इस एल्वोलाई के अंदर मौजूद होगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर मौजूद होगा। तो ब्लड जब कैपिलरीज के अंदर मौजूद होगा और गैसेस एल्वोलाई के अंदर होंगी तो एक्सचेंज, ये तो एक तो इनको ब्लड और गैसेस को, एयर को सेपरेट रखेंगी 1 सेल थिक जो एपिथेलियम है। नंबर 2 पे सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। नंबर 3 पे इसमें से गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सकती हैं और डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन कम पड़ जाता है। अगर थिन एपिथेलियम होगी तो डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। उसके बाद है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होनी है। जैसा कि हम कह देते हैं रूम वेंटिलेटेड है। अगर उसमें विंडोज़ हों, उसमें एयर के गुजरने का रास्ता हो तो हम कहते हैं रूम वेंटिलेटेड है, मतलब उसमें इजीली गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो वेंटिलेशन होगी, एयर इजीली इंटर होंगी एल्वोलाई के अंदर, और स्टीप डिफ्यूजन होना चाहिए। स्टीप डिफ्यूजन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 2 पॉइंट्स के दरमियान में ग्रेट डिफरेंस हो। ग्रेट डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब 2 पॉइंट्स ऑफ डिफ्यूजन के दरमियान ग्रेटर डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस जितना ग्रेटर होगा गैसेस एक्सचेंज उतनी ही इजी और फास्ट होंगी। जैसा कि एयर में एल्वोलाई में एयर इंटर होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन, एल्वोलाई के में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हायर है, लेकिन जो ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम, बहुत कम है। तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़ करेगी ब्लड के अंदर ताकि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके।
उसके बाद है कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क क्या है कि वेन्स और आर्टरीज के मिड में जो नेटवर्क मौजूद होता है उसको कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। एल्वियोलाई के गिर्द एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क होना चाहिए। जितना कैपिलरी नेटवर्क एक्सटेंसिव होगा उतनी ज़्यादा मतलब उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन डिफ्यूज इजीली होगी। कैपिलरीज के एल्वियोलाई को कवर किया होता है कैपिलरीज में, जैसे कि इसके डायग्राम में दिखाया गया है। एल्वोलाई को कवर किया हुआ है कैपिलरीज में। जितना ज़्यादा कैपिलरीज के गिर्द डेंस होंगी, एक्सटेंसिव नेटवर्क होगा, उतनी ज़्यादा कैपिलरीज के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में डिफ्यूज़ करेगी और एल्वोलाई के अंदर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करेगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं 4। नंबर 1 पे लार्ज सरफेस एरिया, नंबर 2 पे थिन एपिथेलियम होनी चाहिए, नंबर 3 पे वेंटिलेशन का प्रोसेस होना चाहिए, स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने चाहिए और कैपिलरी नेटवर्क एक्सटेंसिव होना चाहिए। उसके बाद है रेस्पायरेशन इन मैन में अगर रेस्पायरेशन देखते हैं, कल हमने प्लांट्स में देखा कि उनमें कोई स्पेशल लंग्स वगैरह या गिल्स ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उनमें रेस्पायरेशन मीजोफिल सेल्स स्टोमेटा के थ्रू, रूट्स के थ्रू, लेंटी सेल्स के थ्रू होती है। लेकिन अगर मैन में देखें तो मैन में प्रॉपर रेस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करवाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे एयर पैसेज वे, नंबर 2 पे लंग्स। एयर पैसेज वे का काम है एयर को पास आउट करवाना और उसके बाद लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, लंग्स और एयर पैसेज वे एयर को ट्रांसफ़र करवाते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस तक। रेस्पिरेटरी सिस्टम सारे का सारा इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी सरफेस तक गैसेस एक्सचेंज करवाने में। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, ऐसी सरफेस जहाँ पे जाके गैसेस एक्सचेंज होनी है। पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं होगा। सारे के सारे सिस्टम में सिर्फ एल्वोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पे जाके गैसेस एक्सचेंज होनी है। ब्लड और एल्वोलाई के दरमियान में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एयर से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ करती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर डिफ्यूज़ करती है। तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। अगर डायग्राम को देखा जाए तो एयर पैसेज वे में सबसे पहले नोज आ जाएगा, नंबर 2 पे फेरिंग्स आ जाएंगे, फिर लेरिंग्स जहाँ पे इंटर होना है एयर ने बारी बारी, उसके बाद ट्रैकिया में। ये सारे पार्ट हैं एयर पैसेज वे के। फिर उसके बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है तो ब्रोंकाई में इंटर होगी। ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स में इंटर होते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिनको ब्रोनक्यूल बोलते हैं। तो एयर ब्रोनक्यूल में इंटर होगी, ब्रोनक्यूल से एल्वोलाई के अंदर इंटर होगी। तो ये मेजर पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम के, इनको डीपली स्टडी करेंगे। एयर मूव करेगी नोज से फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से मूव करेगी लेरिंग्स के अंदर, लेरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोनकाई, ब्रोनकाई से ब्रोनक्यूल्स और ब्रोनक्यूल से एल्वोलाई के अंदर एयर जाएगी। ये सारा का सारा है एयर पैसेजवे और लंग्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज या गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट नहीं करते बल्कि गैसेस को सिर्फ ये पास करवाते हैं एल्वोलाई तक। मेजर वर्क जो है वो एल्वोलाई का है। लंग्स बहुत सारी एल्वोलाई से मिलकर बनते हैं, जैसा कि ये एल्वोलाई दिखाई गई है। तो एल्वोलाई जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, वहाँ तक इन सब का काम होता है गैसेस को पहुँचाना और रेस्पिरेटरी सरफेस में जाके गैसेस एक्सचेंज होगी। अब एयर पैसेज वे में अगर देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, नोस्ट्रिल्स आ जाएंगे, एयर नोस्ट्रिल्स में इंटर होगी, फिर नेजल कैविटी में जाएगी, फिर थ्रोट में, थ्रोट को फेरिंग्स भी बोलते हैं, फिर लेरिंग्स में और उसके बाद ट्रैकिया में। इनको आगे डिटेल से देखते हैं आखिर इनका क्या काम होता है। फिर एयर इंटर हो जाएगी ब्रोनकाई ब्रोनक्यूल्स में, फिर एयर सैक्स और एल्वोलाई में इंटर होगी। अब नेज़ल कैविटी को देखते हैं तो नेज़ल कैविटी को जो है वो किस स्ट्रक्चर से मिलकर वो बनी हुई होती है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होगी, सिलिएटेड एपिथेलियम और हेयर होंगे। अब म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने पहले भी बताया था जब डाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया है कि म्यूकस मेम्ब्रेन एक स्टिकी सिक्रेशन होती है जो कि स्टमक नोज फेरेंक्स को इसने लाइंड किया हुआ होता है, उसको कवर किया हुआ होता है। उसके अलावा इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम नोज कैविटी में होंगे और हेयर्स होंगे। नोज में म्यूकस, सिलिएटेड एपिथेलियम और हेयर क्या करेंगे, ये आगे इनके फंक्शन देखते हैं। उसके बाद नेजल कैविटी जो है शुरू में 2 नॉस्ट्रल्स पे मुश्तमिल होती है और एंड पे ये 3 पैसेज वे में कन्वर्ट हो जाती है। 3 पैसेज
वे बना देती हैं। अब नेज़ल कैविटी के फंक्शन क्या है? सबसे पहले नेज़ल कैविटी नोज़ एयर को एंटर करवाती है। जब हम साँस ले रहे होते हैं तो एयर नोज़ के थ्रू इंटर होती है, तो ये एयर को इंटर करवाती है। नंबर 2 पे ये करवाती है लार्ज डस्ट पार्टिकल को इंट्रैप करती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नोज़ सिलिएटेड एपिथेलियम और हेयर्स पे मुश्तमिल है। हेयर्स और सिलिएटेड एपिथेलियम डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, पोलन ग्रेन्स, स्मोक पार्टिकल्स इन सब को इंट्रैप कर लेंगी और एयर को फिल्टर करके लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे ताकि लंग्स डैमेज ना हो। उसके अलावा मेक द एयर मॉइस्ट एंड वार्म, ये एयर को मॉइस्ट कर देती हैं और वार्म करती है नेज़ल कैविटी। जैसे ही एयर इंटर होती है नेज़ल कैविटी में तो एयर वार्म अप होती है, नोज़ उसको वार्म अप करता है, उसको मॉइस्ट अप करता है ताकि जो ठंडी हवा या ज़्यादा गर्म हवा लंग्स में इंटर ना हो। जैसा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये एयर का टेम्परेचर भी उस लेवल तक लेके आते हैं ताकि लंग्स डैमेज ना हो। अगर ठंडी हवा लंग्स में इंटर होती है तो नमूनिया होने का खदशा होता है, लंग्स के अंदर पस भर जाने का खतरा होता है, मुख्तलिफ डिजीज़ का खतरा होता है। इसलिए नोज़ क्या करता है, एयर को वार्म अप करके लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद फ़िल्टर द फॉरेन पार्टिकल्स, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जैसा कैंथर सॉरी पोलन ग्रेन्स, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स, उन सब को ये लार्ज डस्ट पार्टिकल्स इंट्रैप कर लेते हैं बैक्टीरिया को ताकि वो लंग्स में इंटर ना हो, एयर को साफ़ करते हैं। नंबर 2 पे म्यूकस मेम्ब्रेन उसको मॉइस्ट कर देती है, वार्म अप करती है नेज़ल कैविटी और इसके अलावा वो मज़ीद जो उसमें फ़ॉरेन पार्टिकल्स होंगे जो कि नुकसानदा हैं, उन सबको फ़िल्टर कर लेती है एयर में से और एयर को साफ़ करके लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद फेरिंक्स को देखते हैं। लेर जैसे ही नेज़ल कैविटी एंड होती है तो एयर इंटर हो जाती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स क्या है? एक मस्कुलर पैसेज है, मसल्स का बना हुआ पैसेज है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें भी मौजूद होती है ताकि जो फ़िल्टर होके एयर फेरिंक्स में आ रही है, अगर उसमें मज़ीद कुछ छोटे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को ये फेरिंक्स में फ़िल्टर कर लिया जाता है। उसकी मतलब रीचेकिंग होती है यहाँ पे कि वहाँ पे कोई मज़ीद डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हों तो उनको फ़िल्टर करके एयर को मज़ीद साफ़ करके क्लीन अप करके एयर लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद है कॉमनली हेल्ड बिलीव ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, जो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि लोग ये बिलीव करते हैं, जो अमूमन ये बिलीव किया जाता है कि जब खुराक को निगला जा रहा होता है तो एपिग्लोटिस मुकम्मल तौर पे क्लोज डाउन कर देती है लेरिंग्स को। लेरिंग्स तो जब क्लोज डाउन करती है तो फूड लेरिंग्स में इंटर नहीं होती, तो ये बात सही नहीं है। जो एपिग्लोटिस है वो मुकम्मल तौर पे क्लोज नहीं करेगी, बल्कि इसकी जो क्लोज़र है, इसकी डिग्री ऑफ क्लोज़र वो डिपेंड करता है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग, के टंग कितनी बैकवर्ड मूव हो रही है, तो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग पे डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। उसके अलावा फोर्सिंग द एपिग्लोटस, जब टंग मूव करती है, जब फूड मूव हो रही होती है मुंह में टंग की रोटेशन की वजह से, तो क्या होता है वो बोलस में कन्वर्ट हो जाती है। टंग जब मूव करती है तो उस बोलस को ट्रांसफर करती है एसोफेगस में। तो ये टंग जब मूव करेगी तो ये एपिग्लोटस को फोर्स करेगी कि एपिग्लोटस हॉरिजेंटल या लेफ्ट हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाए। तो ये मुकम्मल तौर पे उसको क्लोज नहीं करेगी, बल्कि एपिग्लोटस हॉरिजेंटल या लेस हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो पार्शली जो लेरिंग्स है वो अपवर्ड मूव करेगा, जैसा कि ये लेरिंग्स है ये अपवर्ड मूव करेगा। एपिग्लोटस हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गई। टंग जैसे ही बैकवर्ड मूव करेगी तो यहाँ पे है फूड पार्टिकल मौजूद, तो वो टंग की मूवमेंट की वजह से वो फूड पार्टिकल्स मूव करेंगे, क्योंकि इसने एपिग्लोटस ने लेरिंग्स को कवर कर दिया है, मुकम्मल तौर पे कवर नहीं किया। ये हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गई, लेरिंग्स खुद थोड़ा-सा ऊपर मूव किया। लेरिंग्स की ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं, तो ग्लोटिस एपिग्लोटिस के नीचे आ गई, पार्शियली क्लोज़ हो गई, कंप्लीटली क्लोज़ नहीं हो गई। तो जब ये टंग बैकवर्ड मूव करेगी तो बोलस मूव करेगा एसोफेगस में, जो कि खुराक की नाली है, ना कि लेरिंग्स में हवा की नाली में मूव नहीं करेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, लेरिंग्स जब अपवर्ड मूव करता है, ब्रिंग सिट अप अंडर द एपिग्लोटस, या एपिग्लोटस के नीचे आके सेटअप हो जाता है। फूड डज नॉट इंटर इनटू द पार्शली क्लोज ग्लोटिस, जब ये लेरिंग्स ऊपर को मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एपिग्लोटस आ गया है, तो फूड जो है वो एयर पैसेजवे में इंटर नहीं होगी,
फूड इंटर होगी एसोफेगस के अंदर सेफली, जो है ऑब्स्ट्रैक्ट ब्रीदिंग होगी, सांस लेने थोड़ा सांस थोड़ी देर रुकेगी, और एपिग्लोटिस क्या होगी, डाइवर्ट करेगी फूड मास को, भेज देगी वन साइड ओपनिंग में एपी डाउन द एपिग्लोटिस। क्या करेगी, टंग जब रोटेट करती है तो फूड पार्टिकल्स को ये ट्रांसफर कर देती है सेफली एसोफेगस में, ना के एयर पैसेज वे में। खुराक को जब निगला जा रहा होता है तो ये कहा जाता है कि खुराक खाने के दौरान बोला ना जाए, तो जब बोलते हैं तो टंग की रोटेशन की डिग्री जो है वो चेंज होती है, वो एपिग्लोटस को हॉरिजेंटल पोजीशन में कन्वर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड के चांसेस होते हैं इंटर होने के लेरिंग्स में, जो कि नुकसान का बायस बनती है। तो लेरिंग्स जो है इस तरह एपिग्लोटस हेल्प आउट करती है फूड को एसोफेगस में इंटर करवाने के लिए, और एयर को इंटर करवाती है लेरिंग्स के अंदर। और उसके अलावा लेरिंग्स भी रोल प्ले करता है, लेरिंग्स खुद अपवर्ड मूव करता है और एपिग्लोटस के नीचे ग्लोटिस पार्शली क्लोज हो जाती है। उसके बाद लेरिंग्स है, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसको वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वॉइस प्रोड्यूस करवाती है। लेरिंग्स क्या है, ये कम्प्लीटली कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसमें अपर ये ट्रैकिया के ऊपर वाली साइड पे मौजूद होता है। एपिग्लोटस के इसके ऊपर एपिग्लोटस होगा, जो कि मस्कुलर कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। ये मसल्स का बना हुआ है और ये कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल करता है। उसके बाद जो ओपनिंग होती है लेरिंग्स की, इसको ग्लोटिस बोलते हैं। और ग्लोटिस जो है ये लेरिंग्स जो है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में टू एज फाइब्रस बैंड्स मौजूद होते हैं, टू एज फाइब्रस बैंड्स मौजूद होंगे, जिसको वोकल कार्ड कहते हैं। तो जब एयर इंटर हो रही होती है इसमें से, तो वाइब्रेशन की वजह से ये वाइब्रेट करते हैं वोकल कार्ड और साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये वाला जो पूरा स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये है लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर मौजूद होता है एपिग्लोटिस, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस। और लेरिंग्स मुकम्मल तौर पे कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। लेरिंग्स ट्रैकिया के ऊपर मौजूद है और फेरिंग्स के निचली साइड पे मौजूद है। उसके अलावा लेरिंग्स में वोकल कार्ड होते हैं। वोकल कार्ड क्या है, फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर बने हुए होते हैं। जब एयर इंटर होती है लेरिंग्स के अंदर तो वो वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, एयर लेरिंग से इंटर होगी ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया क्या है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर है। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो में, जिसको बोलते हैं ब्रोनकाई। ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज मौजूद है जो कि इसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं, और ये वेंट्रल पोजीशन पे मौजूद है एसोफेगस के। देखिए ट्रैकिया क्या है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, वेंट्रल टू एसोफेगस ये सामने होगा और एसोफेगस की बैक साइड पे मौजूद होगी। एसोफेगस क्या है, फूड फॉर एग्जांपल खुराक की प्रणाली है जो कि खुराक को ट्रांसफर करवाती है स्टमक की तरफ, और इसमें सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसके अलावा कार्टिलेज रिंग जो है वो इसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग से। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, कि लंग्स का क्या रोल होता है, लंग्स का स्ट्रक्चर भी हम डिटेल से देखेंगे।